नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। सामाजिक कार्यकर्त्री अंजलि दमानिया का बयान। मुझे आज बेहद दुख हो रहा है कि आनंद दिघे जी के थाने में आज जनता के साथ इतना अन्याय हो रहा है। यह कॉलोनी पहले बहुत व्यवस्थित थी, लेकिन अब इसे C1 क्षेत्र घोषित करके यहाँ की बिजली, पानी और गैस की सुविधाएं काट दी गई और लोगों को जबरन खाली कराने पर मजबूर किया गया। लोगों को हटाने के बाद अब 9 महीने से उन्हें 1 रुपया भी किराया नहीं मिला है। यहाँ जितने भी लोग हैं वे सभी मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। इस पूरी परियोजना का ठेका लक्ष्मण कदम नामक व्यक्ति ने लिया है, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के रिश्तेदार है। मैंने खुद इस मामले में 3 बार एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, 2 बार फोन पर चर्चा की और कई बार संदेश भेजे। उन्होंने मुझे कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से उनके रिश्तेदार लगातार यहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हैं। जब मैंने ट्वीट करके इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की तो तुरंत वहां बैंड बाजा शुरू करवा दिया गया, ताकि दिखाया जा सके कि रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है, जबकि असल में यह सिर्फ एक ढोंग था। इन लोगों के खिलाफ अब 50 करोड़ रुपए का दावा ठोका गया है। मैंने शिंदे जी से निवेदन किया है कि यह परियोजना मध्यस्थों के माध्यम से नहीं, बल्कि महाड़ा या किसी बड़ी एजेंसी जैसे लार्सन एंड टूब्रो को दी जाए। आज जब मैं यहाँ पहुंची तो मुझे फोन आया कि सरकार इस प्रोजेक्ट का LY अलॉटमेंट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करेगी और इसे किसी बड़े बिल्डर को सौंपेगी। मुझे एकनाथ शिंदे जी पर विश्वास है कि वे इस विषय में उचित निर्णय लेंगे। मैं सरकार से पुनः विनती करती हूँ कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट का समाधान निकाला जाए, क्योंकि 9 महीनों से ये मध्यम वर्गीय लोग किराया भरते हुए परेशान हैं। कृपया इस प्रोजेक्ट को किसी विश्वसनीय बड़ी कंपनी को सौंपा जाए। पहले थाने में जब कोई समस्या होती थी तो लोग आनंद दिघे जी के पास जाते थे। अगर एकनाथ शिंदे जी उनके शिष्य हैं तो उन्हें भी जनता के हित में वैसे ही काम करने चाहिए। यहाँ की बिल्डिंग को जब C1 घोषित किया गया तो कई डेवलपर्स के बीच साजिश शुरू हो गई। अब मुख्यमंत्री ने मुझे आश्वासन दिया है कि ये LY रद्द करके इसे दूसरे डेवलपर को सौंपा जाएगा और मुझे विश्वास है कि वे ऐसा करेंगे। हर प्रोजेक्ट में चारों ओर से राजनीति और कमेटी की गड़बड़ियां होती हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। पहला एग्रीमेंट सामान्य था, लेकिन बाद में नया एग्रीमेंट बनाकर उसमें कई बदलाव किए गए। एकनाथ शिंदे जी ने खुद कहा था कि हमें सप्लीमेंट्री नहीं चाहिए, फिर भी क्लस्टर डेवलपमेंट लागू करने की कोशिश की गई। अगर क्लस्टर प्रोजेक्ट में बढ़ा हुआ FSI यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स मिल रहा है तो उसका लाभ यहाँ के असली घर मालिकों को मिलना चाहिए, न कि बिल्डर या राजनेताओं को। लेकिन आज की स्थिति यह है कि TMC अधिकारी जबरन लोगों को घर खाली कराने के लिए भेजे जा रहे हैं। मैंने खुद एक वीडियो बनाया है जिसमें दिखता है कि अधिकारी लोगों पर दबाव डाल रहे हैं। मैं सौरभ राव जैसे अधिकारियों से कहना चाहती हूँ कि आप जनता के पैसे से वेतन पाते हैं, न कि किसी नेता के। कृपया थोड़ी सी ईमानदारी और इंसानियत दिखाइए। जनता के हित के लिए काम कीजिए, न कि सिर्फ पैसे के पीछे भागिए। अभी मैंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात की है। उन्होंने वादा किया है कि प्रोजेक्ट किसी बड़े बिल्डर को दिया जाएगा और हमें उम्मीद है कि वे अपना वादा जरूर निभाएंगे। उस समय हुई बैठक में आयुक्त ने कहा था कि वे सभी लोगों की रहने की व्यवस्था करवाएंगे, बिल्डर को बुलाकर समाधान निकालेंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं किया गया। मैं यहाँ यह बताने आई हूँ कि अब जनता में आक्रोश है। राजनेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब वक्त आ गया है कि जनता आवाज उठाए और अपने हक के लिए एकजुट होकर खड़ी हो। घरातून बाहेर काढलेला अनेक लोक याच्यामध्ये इंगड झाले होते। नाही, मला असं वाटतं की ठाण्यात पूर्वी लोकांचे समस्या ज्या व्हायच्या, लोक ती घेऊन आनंद दिघेंकडे जायचे। आणि जर मला असं वाटतं की एकनाथ शिंदे त्यांचे शिष्य असतील तर त्यांनी लोकहितासाठी लोकांची कामं ते म्हणतील तसं झालं पाहिजे। आणि इथे आत्ताच्या घटकेला आपण बघतोय ही इतकी C1 बिल्डिंग्स नव्हती, तर C1 डिक्लेअर करून हे जे केलं जातं, या सगळ्या डेव्हलपर्सचा हा जो कट असतो तो हाणून पाडला पाहिजे। म्हणून मी आज इथे आले आणि आत्ताच्या घटकेला त्यांनी मला आश्वासन दिलंय की तो LY रद्द करून ते दुसऱ्या डेव्हलपरला, आणि ते पण शासना थ्रू ते देतील असं त्यांनी आता आश्वासन दिलंय आणि माझा विश्वास आहे की ते नक्की असं करतील। इथल्या लोकांना क्लस्टर नको होतं आणि त्यांनी क्लस्टर टाकलं असं आरोप होत होता। नेमकं काय आहे, आता क्लस्टर मधूनच करणार आहेत की वेगळ्या? आता कसं असतं, प्रत्येक प्रकल्पामध्ये काही 4 डोकी असतात जी सगळ्या कमिटीच्या विरुद्ध काम करतात, म्हणजे सगळ्या लोकांच्या विरुद्ध ही कमिटी काम करते। तर पहिलं अग्रीमेंट जे झालं होतं ते साधं अग्रीमेंट झालं होतं, त्याच्यावर एक सप्लिमेंटरी अग्रीमेंट बनवलं गेलं। या सप्लिमेंटरी अग्रीमेंट मध्ये अनेक गोष्टी बदलण्यात आल्या
आणि मग स्वतः एकनाथ शिंदे इथे उभं राहून म्हणाले होते की आपल्याला सप्लिमेंटरी नको, आपल्याला क्लस्टर नको ना, आपल्याला क्लस्टर नको ना. तेव्हा सगळ्या लोकांनी सांगितलं होतं आम्हाला क्लस्टर डेव्हलपमेंट नको. आणि एवढं स्पष्टपणे झालेलं असताना क्लस्टर डेव्हलपमेंट करणार असा निर्धार या व्यक्तींनी केला. मला त्यांचं नाव पुन्हा पुन्हा घ्यायचं नाहीये, पण त्यांनी रेटून हेच चालवलं की क्लस्टर मॅडम, तुम्ही ठाण्यातल्या कोपरीमध्ये आला, दौलतनगर कोऑपरेटिव्ह सोसायटी पुनर्विकास प्रकल्प आहे. काय नेमकी नागरिकांची तक्रार होती आणि आपण इथे आलो, तुम्हाला काय पाहिजे? मला आज अतिशय दुःख होत आहे की आनंद दिघेंच्या ठाण्यात आज लोकांची इतकी दुर्दशा झाली आहे की त्यांची ही कॉलनी जी अतिशय व्यवस्थित होती त्याला C1 डिक्लेअर करून लाईट, पाणी, गॅस तोडून लोकांना खाली करायला भाग पाडलं. आणि भाग पाडल्यानंतर त्यांना गेले 9 महिने एक दमडी सुद्धा भाडं मिळालं नाही. आज यांच्या सगळ्यांची जेवढी माझ्या मागे लोक आहेत सगळी मध्यमवर्गीय लोक आहेत. आणि दुर्दैव असं की ह्याचं काम हे लक्ष्मण कदम नावाच्या व्यक्तींनी घेतलं, जे एकनाथ शिंदेचे व्याही आहेत. म्हणून मी एकनाथ शिंदेना एकदा नाही या विषयावर 3 वेळा भेटले, 2दा चर्चा केली, 2दा म्हणजे फोनवर चर्चा केली, असंख्य वेळा मेसेजेस केले. आणि एवढं केल्यानंतर मला असं वाटत होतं की एकनाथ शिंदे त्याच्यावर नक्की कारवाई करतील. त्यांनी मला तसं आश्वासन पण दिलं होतं. पण एकीकडे ते एक वेगळे व्यक्ती आहेत, पण त्यांचे व्याही जे आहेत ते अतिशय वेगळे आहेत. आणि त्यांनी इथे या लोकांना त्रास. गंगोत्री सोसायटीमध्ये नावापासून सुरुवात करा. तुमचं नाव सांगा. स्वरूपा वैभव मापरळकर. आम्ही गंगोत्री सोसायटीची सेक्रेटरी आहे. या नंदा कांबळे चेअरमन आहेत. आम्ही सुरुवातीपासूनच कदम साहेबांच्या प्रोजेक्टमध्ये दौलतनगर आणि गंगोत्री दोघे मिळून रिडेव्हलपमेंटसाठी तयार आहोत. पण मध्यंतरी त्याला थोडंसं स्टे आलेला, त्यामुळे आम्ही पण कन्फ्युज होतो की पुढे काय होणार आहे की नाही होणार आहे डेव्हलपमेंट. पण आता सकाळी ढोल ताशे आणि फटाके वाजून आम्ही पण इथे जरा इन्क्वायरी करायला झालो, तेव्हा कळलं की आपला तोच प्रोजेक्ट आहे, तो पुढे कंटिन्यू होत आहे. ही सगळ्यांसाठीच आनंदाची गोष्ट आहे, कारण जुन्याच झाल्यात बिल्डिंग, त्यामुळे आम्ही पण वाट बघतोय कधी आम्हाला नवीन बिल्डिंग मध्ये राहायला जायला मिळेल. तर ही खूपच आनंदाची सगळ्यांसाठीच गोष्ट आहे, जल्लोषाचीच गोष्ट आहे. दिवाळीच्या आधी ही चांगली खबर आम्हाला मिळाली आहे. खूप खूप धन्यवाद एकनाथ साहेब. क्लस्टर मध्ये हे रिडेव्हलपमेंट होईल असं सांगण्यात येते. तुम्ही त्याला तुमची त्याला मान्यता आहे का? तुम्ही खुश आहात त्यामध्ये? हो, क्लस्टर मध्ये म्हणजे अदरवाईज हे जर सेल्फ रिडेव्हलपमेंट झालं तर ते आमची ही बाजूलाच बिल्डिंग आहे, फक्त एक भिंत मध्ये आहे. त्यासाठी आम्हाला पूर्ण पारशीवाडीतून जायला लागतं, जो आम्हाला गाडीचा रस्ता मिळत नाही. जर दौलतनगर सोबत आम्ही गेलो तर आम्हाला मेन रोडला ऍक्सेस मिळेल. त्यामुळे क्लस्टर जर झालं तरच आम्हाला हे दोघं एकत्र काम करू शकतात. ठीक आहे. दौलतनगर जो ठाणे के कोपरी में है, जो गृह निर्माण मंत्री और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के खुद के मतदार संघ में है, यहाँ पर लोगों को 9 महीने से भाड़ा नहीं मिला. और अभी शनिवार को गृह निर्माण मंत्री ने ऐसे अनाउंस किया है कि कोई भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पहले 3 साल का भाड़ा ये अपफ्रंट मिलना चाहिए. ये जैसे ही मैंने सुना मुझे ऐसे लगा कि ये रीडेवलपमेंट बिल्कुल गलत है, और इसके लिए हमने उनसे बहुत सारी मीटिंग्स की थी. और ऐसा अभी तय हुआ है, एकनाथ शिंदे ने खुद वादा किया है कि ये प्रकल्प जो है वो उनके समधी जो है लक्ष्मण कदम जो करने वाले थे उनसे निकालकर उनका LOI रद्द करके ये LOI पूरी तरह से कैंसिल करके नए बिल्डर को दिया जाएगा, जो शासन के थ्रू लार्सन एंड टूब्रो जैसे बड़े बिल्डर को दिया जाएगा. क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ी है, 3.5-4 एकड़ के करीब इतनी बड़ी एरिया को डेवलप करने के लिए उतना अच्छा बिल्डर होने की जरूरत है. तो शासन ये करेगा, ऐसा वादा उन्होंने मुझसे किया है. अमरोहा जनपद की हसनपुर कोतवाली पुलिस और सर्विलांस टीम ने महज 36 घंटे में 15 अक्टूबर को कलेक्शन एजेंट के साथ हुई लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है, जिनके कब्जे से लूटे गए 64,050 रुपए कीमती कागजात, 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं. अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के फूलपुर मार्ग पर बुलंदशहर निवासी फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से 64,050 की लूट करने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशन में
सर्विलांस टीम और हसनपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लुटेरों के कब्जे से लूटे गए रुपए, कीमती कागजात, 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की। सभी आरोपी फूलपुर गांव के रहने वाले मजदूर वर्ग से हैं। पुलिस अधीक्षक ने त्वरित खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है। 15 अक्टूबर को थाना हसनपुर क्षेत्रांतर्गत दिगंबर फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट ने थाने पे सूचना दी थी कि लगभग 3:30 बजे जब वो आ रहा था तो रास्ते में एक बाइक पे 2 लोगों ने उसके आगे गाड़ी रोककर तमंचा दिखाकर उसका बैग छीन कर ले गए थे, जिसमें लगभग 64,000 रुपये और अन्य प्रपत्र थे। इस सूचना पे तत्काल थाना हसनपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें थाने की टीम एसओजी सर्विलांस लगातार कार्य करती रही और इसमें बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 36 घंटे के भीतर घटना का सफल अनावरण करते हुए 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ के क्रम में प्रकाश में आया है कि राजीव और सिकंदर ये 2 लड़के थे जिन्होंने बाइक आगे लगाकर तमंचा दिखाकर जो कलेक्शन एजेंट था उससे बैग छीना था। इन्हीं के पीछे एक और इनके साथियों की बाइक थी, जितेंद्र और कैलाश, जिस पे मौजूद थे। इनका प्लान ये था कि अगर कोई बात होती है तो ये पीछे से सपोर्ट करेंगे। पूछताछ के क्रम में ये भी प्रकाश में आया कि कलेक्शन एजेंट इनके गांव में भी आता जाता रहता था। इनका गांव ग्राम झुंडी खादर है, तभी इन्होंने ये प्लान बनाया कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो पैसे इकट्ठा करता है और ये इजी टारगेट है जिसके साथ ये घटना करी जा सकती है। और इसकी रैकी करने के लिए कैलाश और दिनेश जो इनके साथी थे, जब ये पैसे लेकर चला था तो इसकी सूचना इन्होंने अपने साथियों को दी थी और घटना करने के बाद कुछ सामान इन्होंने अपने साथी सौरभ के घर भी छुपाया था। पूरी टीम ने बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य करते हुए घटना का सफल अनावरण किया और लूटे हुए 60,120 रुपये नगद बरामद किए। साथ ही जो बैग था और अन्य प्रपत्र थे कलेक्शन एजेंट के, वो भी 100% बरामद हुआ है। साथ ही घटना में प्रयुक्त जो 2 मोटरसाइकिल है वो भी बरामद की गई। 2 मोबाइल फ़ोन, 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर भी इन अभियुक्तों के पास से बरामद किया गया है। पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम प्रोत्साहन रूप में दिया जा रहा है। क्या सर इन्होंने महंगे मोबाइल वगैरह खरीदने के लिए घटना को अंजाम दिया? इनसे जो पूछताछ की गई है तो इन्होंने बताया कि ये छोटा मोटा काम करते हैं, ठेला लगाते हैं या किसानी का कार्य करते हैं। इन्हें अधिक पैसे की लालसा थी, इसी के चलते इन्होंने इस तरह का प्लान बनाया। इन्होंने देखा था कि ये व्यक्ति इनके गांव में भी आता है और पैसे इकट्ठा करता है, तो इनके लिए इजी टारगेट था और इन्होंने ये घटना घटित कर। अभी तक इनका जो पूर्व आपराधिक इतिहास देखा गया, ऐसा कोई आपराधिक इतिहास प्रकाश में नहीं आया है। फिर भी इनसे पूछताछ की जा रही है। जो भी विवेचना के क्रम में अन्य तथ्य आएंगे प्रकाश में, उससे अवगत कराया जाएगा। अमरोहा से मोहम्मद चांद की रिपोर्ट। शिवसेना गुट के नेता संजय राउत पालघर पहुंचे। पालघर में 2 जनसंपर्क कार्यालयों का आज संजय राउत के हाथों उद्घाटन किया गया। संजय राउत मुंबई से लोकल ट्रेन द्वारा सफाले रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। पालघर के माकने और पालघर शहर में स्थित जिला जनसंपर्क कार्यालयों का उद्घाटन आज संजय राउत करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।